नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, साथ ही साथ कौन सी खबरें आज हलचल में थी और दिन भर आज क्या कुछ रहा मार्केट में। इस पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। बाजार में शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखी गई और गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग भी देखी। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 270 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी आज देखने को मिली, लेकिन आज के परफॉर्मर रहे हैं आईटी स्टॉक्स। और किस तरह का एक्शन दिखा आज बाजार में, इस पर एक अपडेट ले लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। मानसी, बताइए आज का मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपायरी का दिन रहा और कमजोरी के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे। अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर की बाजार ने, लेकिन यहाँ पर वॉलेटाइल ट्रेड जैसे वीकली एक्सपायरी पर देखने मिलते हैं, उसी तरह के उतार चढ़ाव दिन भर बाजार में हावी होते हुए दिखे। एक या दो सेक्टर्स को अगर छोड़ दे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। अब निफ्टी में कहाँ सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी? देखिए क्रूड में जिस तरह से उबाल देखने को मिल रहा है, उसका सीधा असर तेल गैस शेयरों पर पड़ता हुआ दिखा। ओएनजीसी यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच करीब 5% की बढ़त दिखाते हुए, गेल के स्टॉक में देखिए अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिले। पावर ग्रिड जैसा स्टॉक था, अच्छी तेजी के बीच करीब यहाँ पर हमने देखा 3-3.5% की बढ़त देखने को मिली। और सरप्राइजिंग मूव्स आज आईटी सेक्टर ने भी दिखाए। हम लगातार देख रहे हैं मेटल स्पेस जो है वो तेजी दिखा रही है, लेकिन आज आईटी सेक्टर का भी दिन रहा, क्योंकि आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जो थे उसमें भी तेजी रही। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो आज सुबह ही हमारे एक्सपर्ट ने ट्रेडिंग कॉल, अपनी कॉल ऑफ द डे के तौर पर दी थी, वो अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करती हुई दिखी और यहाँ पर जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे वो भी टारगेट्स अचीव होते हुए जरूर देखने को मिले। इसके अलावा विप्रो का स्टॉक देखिए, विप्रो में भी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। गिरावट कहाँ से हावी होती हुई दिखी? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, श्री सीमेंट। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं सीमेंट में इनपुट प्रेशर्स लगातार है, जिसका एक इम्पैक्ट है सीमेंट स्टॉक्स पर लगातार पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आयशर मोटर, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स, आईटी और मेटल, दो सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे अच्छी तेजी के बीच। यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। निफ्टी आईटी करीब 410 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड क्लोज करता हुआ दिखा और मेटल स्पेस लगातार हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली हावी होती हुई दिखी। तो क्लियरली एक उतार चढ़ाव भरा सेशन। बाजार ने अच्छी तरह से खुलने की कोशिश की। विदेशी बाजार से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव नजर आ रहे थे सुबह सुबह, लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार का सेटअप जो आज दिखा बिल्कुल वॉलेटाइल नजर आया और क्लोजिंग जो थी बिकवाली के दबाव के साथ तमाम इंडेक्सेस में होती हुई हमने देखी। में भी लगातार एक दबाव बना हुआ है। ऐसे में हमने ग्रीनएज वेल्थ के को फाउंडर दिंगत हरिया ने हमसे खास बातचीत की, जो कि बैंकिंग सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और उनका कहना था कि फिलहाल ग्रोथ रेट काफी कम है। उनके मुताबिक अगले 12 से 15 महीने में बैंकिंग सेक्टर में बेहतर ग्रोथ आ सकती है। बैंकिंग और एनबीएफसी और इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे, ये सेक्टर में ग्रोथ रफली 5 to 10% के बीच चल रही है। कोई भी एक एफआईआई है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है या हमारे जैसे इन्वेस्टर्स है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। अभी ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ नहीं आने का कारण ये है कि जो टॉप 1 करोड़ फैमिलीज ऑफ इंडिया के अलावा जो अगले 4-5 करोड़ मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास जिनको हम बोल सकते हैं, उनको ये कोविड ने काफी झटका दिया है। उनकी लाइफ, उनकी नौकरियां, उनकी इकोनॉमी अभी जस्ट अबाउट शुरू हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 12-15 महीने में जब इनकी लाइफ नॉर्मल होगी,
ये लोग भी एक बोरोइंग इकोनॉमी में शामिल हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी विल रियली सी के ग्रोथ जो है अभी 5 से 8% चल रही है, वो 8 से 12% की ओर जाएगी, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई विल थिंक थोड़ी सी री रेटिंग ये सेक्टर में आएगी। सो ये एक रीजन नंबर 1 हुआ। अभी रीजन नंबर 2 समझिए कि जो इंडिया की अच्छी बैंक, और इस माहौल में हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी भारी उबाल है। ब्रेंट अब $118 के भी पार निकल चुका है। क्रूड की तेजी का कितना असर होगा, इसको लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने QRC इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अयाज मोतीवाला से बातचीत की। आइए आपको उसकी पूरी एक चर्चा सुनवा देते हैं। अयाज, हम बात कर रहे हैं एक प्रकार का एनर्जी शॉक। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू नॉट क्राइसिस बट एन एनर्जी शॉक। और क्रूड के अलावा भी बाकी कमोडिटीज़ हैं, जैसा मैंने कहा, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। कोल प्राइसेस एट एन ऑल टाइम हाई, गैस प्राइसेस नियरिंग एन ऑल टाइम हाई, क्रूड प्राइसेस एट ए 7-year हाई। हाउ वेल डू यू थिंक इंडियन मार्केट्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर दिस एनर्जी शॉक? जैसे निकुंज आपने बताया, ये काफी हद तक ये सारी कमोडिटीज हम लोग एज अ कंट्री इंडिया नेट इंपोर्टर हैं। इन पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल और उसके सारे डेरिवेटिव्स कंपनियां अलग रीत से उसके इनपुट्स लेती हैं और उनको यूज करती हैं या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, यूजिंग दैट एज अ मीडियम और एज अ कैटलिस्ट। तो काफी हद तक ये वो फ्रिक्शनल लॉस होता है, डेड लॉस होता है इन्फ्लेशन का, जैसे हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। तो जो इंडस्ट्रियां इन चीजों को प्राइस कर सकती है वो कर देती है इमीडिएट बेसिस पे, और वो इंडस्ट्रियां वो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है जिनका पहले तो एनर्जी इंटेंसिटी और यूजेज कम होता है और उनके पास सो कॉल्ड प्राइसिंग पावर होता है, जैसे कि कंज्यूमर कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं। एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की बात करें। आप दूसरे एंड पे जहां पे ये स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, हाउ प्रिपेयर्ड आर दीज, तो सीमेंट कंपनियां या कोई एनर्जी कंपनियां या बल्क केमिकल कंपनियां, इनकी प्रिपेयर्डनेस इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे जैसे रिजल्ट अनफोल्ड होंगे। बट ये बात फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है दैट अभी ये 105 का दाम हुआ है जैसे कल हुआ है, बट ये 90 की रेंज वाला ऑन 60 और 50 क्रूड ऑयल 1.5 साल पहले की अगर बात करें, वो मूव कर चुका है एंड काफी हद तक ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। और क्रूड का यूजेज इज नॉट वेरी लॉन्ग स्टोरेज वाला कोई भी इंडस्ट्री में। तो मेरा ये मानना है कि एक लेवल तक काफी कुछ या तो लोगों ने मार्जिन में जो कि दिखाया हुआ है उनके रिजल्ट्स में प्रेशर ले लिया है, या उन्होंने थोड़ा सा प्राइसेस इंक्रीज किया हुआ है, क्योंकि अप टू अ पॉइंट हमारी ये बिलीफ सिस्टम है कि ये इंडस्ट्री न्यूट्रल फैक्टर होते हैं, की रॉ इनपुट्स। आप किसी भी चीज की देख लो, वेदर इट इज कॉटन प्राइसेस या व्हीट प्राइसेस फॉर इवन अ बिस्किट कंपनी, शुगर, मिल्क, और उस रीत से क्रूड के चेन में आप चले जाओ, टिपिकली ये इंडस्ट्री न्यूट्रल फैक्टर्स होते हैं। एफिशिएंट कंपनीज ज्यादा अच्छा करती हैं, उनका या तो हेजिंग होता है या उनका सोर्सिंग अच्छा होता है या उनके पास प्राइसिंग पावर होता है और वो बढ़ा लेते हैं। एंड दैट इज वेयर फॉर अस द टेस्ट ऑफ अ कंपनी और कंपनीज आती हैं टाइम्स ऑफ ड्यूरेस में, जब खेल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हेन वी कम टू नो कि ये खिलाड़ी या ये कंपनियां अच्छा कर रही हैं, बिकॉज खराब समय में ही उनका असली स्ट्रेंथ निखर के बाहर आता है। So long sort of answer to your question. Different degree of preparedness है मेरे हिसाब से। थोड़ी कंपनियों का नंबर्स में दिख चुका है, उनका प्रेशर आ चुका है मार्जिन में, एंड आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि गैस प्राइसेस रैली कर ही रहे हैं, ऑयल प्राइसेस रैली कर ही रहे हैं। बट लोग अपनी अपनी रीत से अपना मतलब बिजनेस मॉडल को बढ़ाते हुए कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितना प्राइस इंक्रीज लेना और कितना मार्जिन में प्रेशर एक्सेप्ट करना। तो यहाँ से एक मैं बुनियादी सवाल पूछता हूँ, अगर एनर्जी कॉस्ट ऊपर जाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव या तो सरकारी बैलेंस शीट में आएगा सब्सिडीज़ की वजह से, या फिर अल्टीमेटली इट विल बी पास्ड ऑन टू द एंड यूज़र जो कि कंज्यूमर हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं इंडियन रिटेल फ्यूल प्राइसेस, दिवाली के बाद फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं।
क्रूड प्राइसेस दिवाली के आसपास $75-80 के आसपास थे, अब $110 के आसपास हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा? ट्रैवलिंग विल बी एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन विल बी एक्सपेंसिव। जी बिल्कुल। ये जो आपने पॉइंट बताया है, एक्चुअली यही रीजन है, अगर हम लोग डिस्कशन को बिजनेस की ओर ले जाते हैं अभी फ्रॉम द टॉप डाउन पर्सपेक्टिव, कि गवर्नमेंट ने उनको, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो बोली जाती हैं, उनको वो फ्रीडम दिया गया था कि जैसे जैसे आपका वो क्रूड ऑयल बढ़ेगा आपको पंप प्राइसेस करने हैं। नाउ टेकिंग द फैक्ट्स जो आपने बताए अभी कि ये प्राइसेस बढ़े नहीं है, कॉल इट नवंबर से, और यहाँ पे प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, और ये रोज की डील होती है उनकी, मे बी एक वीक के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई कार्गो, बल्क कार्गो क्रूड का। सो ये तो अभी ये जो डेड लॉस है ऑन अकाउंट ऑफ क्रूड, जिसका वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जैसे कि सऊदी है या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या कोई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो उनको वो जा रहा है, जो जिन्होंने भी वो 45 और 60 भी देखा हुआ था उदाहरण के साथ। सो एंड कंज्यूमर में ही ये पास होना है। गवर्नमेंट ये बीच में मैनेज कर सकती है, थोड़ा वो अब्जॉर्ब करेगी और थोड़ा उसको बैक एंडेड रेट से पास करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर का इन्फ्लेशन हर साइड से आ रहा है। सो कंज्यूमर को फ्यूल और ट्रैवल इन्फ्लेशन तो एक ही बात हुई, उनको सॉफ्ट कमोडिटी का भी इन्फ्लेशन है, आप देख सकते हो सारे सॉफ्ट कमोडिटीज रैली कर लिए हैं। उनको लेबर कॉस्ट का भी प्रेशर है, वेदर इट इज हाउस होल्ड लेबर और लेबर रिलेटेड टू सर्विसेज। आप अगर आप जाओगे तो देखोगे the inflationary increases in casual labor or in organized labor such as taxi services etc, ये बहुत सारे प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट अपना सॉफ्ट मैनेजमेंट कर रही है, बट ओवर टाइम तो ये कंज्यूमर को ही जाना है इम्पैक्ट, और उस रीत से दे विल डेफिनेटली भी कुछ समय तक डिमांड का सिचुएशन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो ये ऑलरेडी सिचुएशन पहले ही बिगड़ा हुआ था या चैलेंजिंग था। प्री कोविड की भी मैं बात करें तो 18-19 से चलता जा रहा है, उसके भी पहले थोड़ा जाएं तो मतलब थोड़ी सी लोगों की घर की स्थिति में चैलेंज आए, बिकॉज नोटबंदी का सिचुएशन आया, डिमोनेटाइजेशन नवंबर 2016, वहां से चलता हुआ सिलसिला 17-18 में थोड़ी सी रिलीफ आई, फिर अगेन आपने देखा होगा कि वो कोविड आ गया, और कोविड का 1.5 साल चल ही रहा है, वेयर डिफरेंट हाउसहोल्ड्स हैव हैड डिफरेंट चैलेंजेस। सो आई थिंक गवर्नमेंट उस रीत से थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रही है अपनी रीत से, as a big facilitator or participant in the economy, और मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अयाज, अब सवाल ये होता है कि Q3 जो था वह एक ठीक ठाक क्वार्टर था, कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे थे, कुछ के खराब थे। Q4 को लेकर के अब शेयर बाज़ार की क्या उम्मीद है, और ये जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पे जिस पे बाज़ार हमेशा ऊपर नीचे जाता है, अगर वह कम होती हैं तो ये एडजस्टमेंट शेयर बाज़ार में कितना और बचा है? जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है एग्रीगेट में, और जिसको मतलब ट्रांसलेट करें इंग्लिश में आपके व्यूअर्स के लिए कि व्हाट इज इन द प्राइस, जैसे लोग पूछने की कोशिश करते हैं और वही टाइप का सवाल आप पूछ रहे हो। तो पहले तो मैं ये शुरू करूंगा दैट Q3 मतलब एक नंबर को ले लें तो 60 to 70% आउट ऑफ 100% कंपनीज ने एक्चुअली अच्छे नंबर रिपोर्ट किए, और ये मार्जिन चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि डिमांड आई थी, बेस इफेक्ट थे, बहुत कुछ वन ऑफ फैक्टर्स हैं बहुत सारी कंपनी और सेक्टर्स में, वही फैक्टर्स Q4 में भी रोल हो रहे हैं। तो जैसे Q4 2020 में कोविड आया था, तो वो क्वार्टर की बेस थोड़ी सी डिप्रेस थी, उस क्वार्टर पे काफी कंपनियों ने 10 से 30%, 40% ग्रोथ किया था लास्ट ईयर, विच इज मार्च 21 का क्वार्टर। अब ये जो मार्च 22 की क्वार्टर की आप बात कर रहे हो, उसकी बेस कोई लोगों की डिप्रेस्ड है और कोई लोगों की काफी एलिवेटेड है, क्योंकि उनके नंबर अच्छे आए थे लास्ट ईयर भी। तो ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है टू गिव a broad brush answer on what is in the price। मेरे हिसाब से मार्केट ने जो ये थोड़ा सा रिएक्शन किया हुआ है, 8 से 12% जो मार्केट डाउन है फ्रॉम द एब्सोल्यूट ऑल टाइम पीक, और उसके भी नीचे सरफेस में अगर हम लोग देखते हैं,
जैसे हम लोग पहले कुछ बात कर रहे थे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, तो वहां पे स्टॉक्स तो ज्यादा डाउन हो चुके हैं, ज्यादा पिट चुके हैं। कोई स्टॉक्स 20, 25, 40% भी डाउन है। इंटरनेट वाले स्टॉक्स खैर कुछ अलग ही रीत से डाउन है, तो उनका कुछ बीट अलग ही चल रहा है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये दैट ये आप हमारी जो ये बातें हुई है इन्फ्लेशन की, वो मेन स्ट्रीम आ चुका है। अभी ये इन्फ्लेशन का चल रहा है 3-6 महीने से, यूएस रेट्स का चल रहा है 3-6 महीने से, वॉर एक नया सिचुएशन टाइप का आ गया और ट्रिगर कर रहा है। तो हम लोग मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, हम आगे की सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे बचे और आगे पैसे कैसे निवेश करें और कैसे पूंजी कमाएं। तो इसको अगर मैं आगे आपके क्वेश्चन को और आगे लेके चलता हूँ, ये सोच है कि इन्फ्लेशन तो आ चुका है, वो थोड़ा सा फ्लो थ्रू हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, जिसका आंसर अभी मैंने दिया कि काफी ट्रिकी है। सिंगल सेक्टर या बॉटम अप स्टॉक्स से देखना होगा। और उसके बाद अगर सिंगल स्टॉक्स या सिंगल सेक्टर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से, और हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग, और ये लॉन्ग टर्म मानना है कि ये जो बिजनेसेस जो इफेक्टेड हैं, जैसे उदाहरण हमने बात की कि कोई बैंकिंग सेक्टर भी हो गया, कोई सीमेंट हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनमें चैलेंजेस हर 2-4 क्वार्टर में आती हैं जो प्रेसिंग पावर कर सकते हैं, डिमांड है एक्सेट्रा, वर्सेस जो अलग बिजनेसेस जो हम खरीदना चाहते हैं, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं और कॉमनली बोला जाता है ब्रांडेड बिजनेसेस या प्राइसिंग पावर या कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें जाना चाहिए। उसमें हम लोग हैं और उस डायरेक्शन में हम और जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एटलीस्ट प्राइसिंग पावर की क्षमता रखते हैं। शायद उनकी भी डिमांड का सिचुएशन चैलेंजिंग होगा तो वो लोग ट्रेड ऑफ करेंगे कि यार हम प्राइस बढ़ाएं और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, या लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज को प्रोटेक्ट करें और वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कभी हम बना लेंगे। तो हमारा मानना ये है कि ये दोनों का मिक्स होगा, where some companies will do a combination of price and volume trade-off, जैसे आप देख सकते हो लीवर या नेस्ले के रिजल्ट या एशियन पेंट के रिजल्ट या मारिको के रिजल्ट, और बाकी वो फ्रेंचाइज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अम्ब्रेला रेज कर लेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड या छोटे रीजनल प्लेयर्स उस कैटेगरीज में घुस जाएंगे। तो उनको अपनी फ्रेंचाइज को भी प्रोटेक्ट करना है, उनके कस्टमर को अपने पास रखना है और आगे बढ़ना है। तो आई गेस पोर्टफोलियो को भी उसी रीत से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बन चुका हुआ पोर्टफोलियो, उसको एट द मार्जिन उसको थोड़ा ट्वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो कीपिंग 1 क्वार्टर इन माइंड, जो आपने पूछा Q4 का, बट आगे का भी सोचते हुए यही हम लोग कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल अयाज, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हैं, इस समय एनर्जी कॉस्ट की कंसर्न्स हैं, तो हाउ कैन वन मेक देयर पोर्टफोलियो एंड व्हाट शुड वन बाय इन देयर पोर्टफोलियो टू मेक इट इन्फ्लेशन इंसुलेटेड? ऐसी कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन का असर ज़्यादा नहीं आएगा? जी, तो इसमें इस क्वेश्चन, अगर ये भी आपने बहुत गहरे सवाल पूछे हैं, बहुत ही ब्रॉड सवाल पूछे, तो इसमें भी मैं थोड़ा समय लूंगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन देने की हमारे तरफ से, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली पहली बात तो ये है कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एबिलिटी होती है कंपनी की इन्फ्लेशन को मतलब स्वॉलो करने की या मैनेज करने की और उसके बाहर निकलने की, लेट्स से। तो ये जो हम लोग बात करते हैं मार्केट्स में, ऐसी थोड़ी बिजनेसेस हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर थोड़ा बेटर है। उदाहरण कंज्यूमर कंपनीज, थोड़ी सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई हेल्थ केयर कंपनी, हॉस्पिटल्स वगैरह। आईटी सर्विसेज में अभी वो इन्फ्लेशन अदर देन पीपल एट्रिशन आया नहीं है, पर उनका ट्रैवल शुरू होगा, उनका वीजा कॉस्ट होगा, उनका क्लाइंट इंटरेक्शन और मीटिंग्स का कॉस्ट होगा रिलेटेड टू ट्रैवल एंड इन पर्सन मीटिंग, तो उनका भी कॉस्ट आएगा। बट